हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं फॉर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2 जुलाई को। तो हम लोगों ने इससे पहले, ये हमारा थर्ड डे है, इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो की है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज की, और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज की पार्ट 3 है और दिस वन इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। अब इसमें जो है कुछ क्वेरी आ रही है कि जो एक्ट है बेयर एक्ट, उसमें क्वेश्चन के अलावा अगर जो हमने क्वेश्चन किए उससे अलावा अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे करेंगे। तो आपको ये सारी वीडियो जो मैंने 9 एक्ट के क्वेश्चन कल किए थे वो इम्पोर्टेंट है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, वो आज हम लोग कर लेंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं उसमें कोड ऑन वेजेज बिल भी करेंगे, कोड ऑन वेजेज बिल पे भी क्वेश्चन करेंगे, और बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन करेंगे, और कुछ रिपोर्ट जो आईएलओ निकालती है उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, और आईएलओ की और भी जो कन्वेंशंस हैं उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, और कुछ करेंट अफेयर्स में कुछ अगर स्कीम्स हैं तो वो भी हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये बता दूं कि 9 एक्ट की बात हमने कहा था। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। तो ये जो 9 एक्ट पे कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो ये इसके अलावा अगर आपको ऐसा है कि बेयर एक्ट देखना है ना, बेयर एक्ट दैट मीन्स कि अगर इसका समराइज, हमने पूरी एक्ट की एक समरी बनाई हुई है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वो समरी है, और उस पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत पहले ही हमने ये डाली थी, और ये टोटल 18 लेक्चर है इसमें। तो 18 लेक्चर में है तो उसमें 9 एक्ट है, मतलब पहले हम लोग एक्ट करते थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने सारा कल कर लिया, तो आप अगर चाहो तो आप सिर्फ एक्ट जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर जैसे आप ये सारे करके जाते हो, ठीक है ना, तो आपको ना एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है। सिर्फ ये नहीं कि इसका आंसर ये होगा तो डायरेक्ट सेम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन, वैसे सेम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट ऐसा होता है कि कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछते हैं या उस रिलेटेड कुछ और भी पूछ देते हैं। सो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि उस रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करके आओ, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आ रही है कि क्या ये एनफ है। देखिए, एनफ करके कुछ नहीं होता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्वेश्चन कहीं से ही पूछे जा सकते हैं। एक एक एक्ट 200 पेज के हैं, 100 पेज के हैं, तो लिमिटेशन इसके कुछ नहीं है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। बट ये है कि अगर इतना आप करके जाओगे तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि कौन सा एक्ट है, किस चीज़ के लिए आया था, तो थोड़ा सा आप दिमाग भी उसमें लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऑप्शन को काट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर एलिमिनेशन के ऑप्शन यूपीएससी देगी तो। वैसे देगी, सिविल सर्विसेज में इस बार हटा दिया था, बट वैसे इसमें देगी आपको, ठीक है। तो आप ये 9 एक्ट भी बेयर एक्ट देख सकते हो। इसके अलावा एक वीडियो, जो 18 वीडियो है, 2 वीडियो हम इसमें और करेंगे जिसमें हम लोग बाकी जितने भी एक्ट हैं, जैसे कंपेंसेशन एक्ट है, ईपीएफओ की है, प्रोविडेंट फंड की एक्ट है, स्टेट इंश्योरेंस की एक्ट है, कोड ऑन वेजेबिलिटी, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। आज हम इस पर क्वेश्चन सारे करेंगे। आज के बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज पे कोई वीडियो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इस सीरीज में वीडियो नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में जो होगी वो अकाउंटेंसी 3 दिन तक चलेगी, अकाउंटेंसी की वीडियो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी, वहाँ जा करके आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो है ये ईपीएफओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2004 में जो एग्ज़ाम हुआ था एपीएफसी की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? द मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड and exempted provident fund are eligible for the employees deposit linked insurance scheme, ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट कब आई थी? 1952 में। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? किसी भी प्रोविडेंट फंड को प्रोवाइड करना, है ना, पेंशन फंड और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड को एम्प्लॉय के लिए, ठीक है ना, किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 वाज इंट्रोड्यूस फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम था वो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम था, जो ईपीएफओ चलाती थी। वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ही नहीं था, ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए था, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर के लिए, ठीक है। ये ईपीएफओ ही चलाती थी। तो दूसरा गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन
1, 3 और 3। Now coverage under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act is restricted to establishment employing 20 or more person, है ना, 20 या उससे अधिक लोग होंगे तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये भी सही है। सो 1 and 3 इज राइट। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये 2012 की APFC के पेपर में पूछी गई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अब जो अगर आप इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉय, ये जो एक्ट है टू प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ, इसमें क्या क्या प्रोविडेंट फंड अभी भी हम लोग बात किए थे, पेंशन फंड, ठीक है, और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इंजरी कंपनसेशन ये EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट नहीं प्रोवाइड करती है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन नहीं करता है, तो ये हो जाएगा इंजरी कंपनसेशन। इसको मैंने बहुत डिटेल में इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 20 से अधिक पर्सन पे ये एप्लीकेबल होता है ना। अगर उससे कम पे एप्लीकेबल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई आज से हम 10 लोगों पे ही एप्लीकेबल होगा, है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा APFC 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923 इज ट्रू। अब ये वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट आई थी, किस लिए आई थी कि कोई भी एम्प्लॉय होगा उसको कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका इंजरी हो जाता है, उस केस में जो एम्प्लॉयर होगा उसको कंपनसेशन देना है। ठीक है, कितना कंपनसेशन देना है, नहीं देगा तो क्या होगा, ये वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो नेम चेंज हुई थी, ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। 2009 में इसकी नेम को चेंज करके कर दिया गया था एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 लिखा रहता है। तो हमसे पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो यही सही होगा। ठीक है ना, 2009 से पहले ये था एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट प्रोवाइड मैक्सिमम कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ डेथ। नहीं, अब इसमें क्या है कि जो सेक्शन 4 में इनके लिखा हुआ है कि जो कंपनसेशन अगर डेथ होती है इंजरी से, ठीक है, तो 50% आपको मिलेगा, है ना, मंथली वेजेज का। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय द रिलेवेंट फैक्टर। नाउ फैक्टर क्या होगा, वो हमारा शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है फैक्टर के बारे में। ठीक है, सो शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कौन से फैक्टर होगा। ठीक है, वो आपको जानना जरूरत नहीं है, वो एज के अकॉर्डिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, कि जितने एज होंगे उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो एज जितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग फैक्टर होते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज, गलत बात है, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए भी प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे नॉट गलत हो गया। और मैक्सिमम कंपनसेशन इसमें नहीं है, 50% ऑफ वेजेज है डेथ में, और 60% जो है 60% या 1,40,000 ये है डिजेबलमेंट में, है ना, डिजेबल अगर हो गया तो। और अगर डेथ हो रहा है तो क्या होगा, 50% या 1,20,000। ठीक है ना, 20 लाख जो ज़्यादा होगा, है ना, 50% ऑफ वेज, है ना। ठीक है, या दैट्स मीन्स आप सोचो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। जो वेज है हमारा, मान लेते हैं 10,000 वेज है। ठीक है, तो 10,000 का 50%, ठीक है, जिस मंथली वेज जो आपका है, तो ये हो गया आपको 5,000। और इसमें फिटमेंट फैक्टर से जो रिलेटिव फैक्टर है ना, फैक्टर डिपेंड करता है एज पे, वो डिफाइन किया गया हुआ है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जितना पैसा आएगा वो मिलेगा। लेकिन अगर उसमें बात लीजिए 50,000 ही आ रहा है, 60,000 ही आ रहा है, तो उनको कम से कम डेथ के केस में 1,20,000 मिलेगा, मिनिमम 1,20,000, मैक्सिमम जितना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लेते हैं कि डिजेबल हो जाते हैं वो, तो उसको क्या होगा, अगेन जो आपका वेज है उसकी 50%, इसके बाद रिलेटिव फैक्टर, ठीक है, और उसके बाद कम से कम 1,40,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा जितना भी आ जाए वो मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कैलकुलेशन करने पर 70,000 आया तो देना 1,40,000 तो मिनिमम देना ही है। ठीक है, ये आपको है। और इट इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी लेसन, बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी है, वर्कर्स को कंपेंसेट कर रहे हैं उनकी डेथ पे या डिजेबलमेंट में, तो सोशल सिक्योरिटी ही हुआ। ये देख लीजिए फैक्टर्स जो है सो एज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और ये फैक्टर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 क्या कवर करता है। सो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में आया था, और इनका जो काम था, जैसे अगर बीमार हो गए हैं कोई, है ना, और मैटरनिटी पे जैसे एम्प्लॉयमेंट में कुछ इंजरी हो गई, है ना, तो उन सब के लिए है ना, उसमें और मैटर जो गवर्नमेंट
उनको बताएगी। ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे 10 से अधिक है। अब ये सब ध्यान रखना है, यहाँ पे 10 से अधिक है और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वाले में 20 से अधिक था। सो फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉय पे वहाँ ये एप्लीकेबल है। ठीक है, यहीं पे अच्छे से सब पढ़ लीजिए। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज, बिल्कुल ESIC में फैमिली के लिए भी है और खुद के लिए भी है ना, डिपेंडेंट जो भी होंगे उनके लिए भी है, उनके बीमारी के लिए भी है। प्रोविजन ऑफ कैश बेनिफिट ड्यूरिंग सिकनेस एंड मैटरनिटी, मैटरनिटी और सिकनेस के समय में कैश बेनिफिट भी देनी है, ये भी इसके फैक्टर्स हैं। मंथली पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, अगर कोई डेथ हो जाती है किसी की, ठीक है, या डिजेबल हो जाते हैं तो ये आपको मंथली पेमेंट भी मिलेगा। इस एक्ट में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी आंसर, ये आपको सारी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में भी रिफर टू। अब क्या है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर कोई एम्प्लॉय ये निकालेगी, है ना, कोई इस्टेब्लिशमेंट, तो वो उसकी लीगलिटी, है ना, आप समझ रहे हो कि उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा कि इसका मतलब क्या है। तो हमारा इंडस्ट्रियल जो आप देख लीजिए, तो इसमें तो जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 है, उसमें उसके अंतर्गत उसमें सेक्शन 13A है। तो सेक्शन 13A क्या कहता है? सेक्शन 13A आपको इसमें ये कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसा होगा कि भाई इंटरप्रिटेशन करनी है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो ऑर्डर है उसको इंटरप्रेट करना है ना। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वर्कमैन चला गया कि भाई ये क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो किसके पास जाएगा? तो वो जाता है लेबर कोर्ट को। कौन सा लेबर कोर्ट? जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत लेबर कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? लेबर कोर्ट। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर। इंडिया में पहली बार जो मेडिकल बेनिफिट है उसको नॉन कैश बेनिफिट ये किया गया था, है ना। तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत किया गया है ना। और इसी में आपको पता है एम्प्लॉयमेंट इंजरी और सिकनेस के लिए है, ठीक है, व्यवस्था। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू ऑर्गेनाइज। अब ये सब आपको याद रखना है, सारे कन्वेंशन आपको याद रखना है। सो 1987 इसका आंसर होगा कि 1987 जो हुई थी, ये कन्वेंशन नंबर 1986 वो हुई थी 1948 में। ईस्वी याद नहीं रखें आप, बस याद रखें कि कन्वेंशन नंबर 87 में बात हुई थी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, है ना। कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करने का राइट और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये किस में था? कन्वेंशन नंबर 87 में। अब भाई कन्वेंशन नंबर 29 क्या है? ये कन्वेंशन नंबर 29 फोर्स्ड लेबर पे है। किस पे है? फोर्स्ड लेबर पे। और ये कब आई थी? 1930 में। कन्वेंशन नंबर 138 है ना, ये किस पे है? मिनिमम वेज पे, है ना। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आई थी, है ना, कन्वेंशन पे, ये 1973 में आई थी। और कन्वेंशन नंबर 17 क्या है? वर्कर्स कंपनसेशन, है ना। वर्कर्स कंपनसेशन के बारे में कन्वेंशन हुई थी, है ना, कंपनसेशन, है ना, कन्वेंशन 1925। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 87। बाकी आप फोर्स लेबर वाला भी याद रखें, मिनिमम एज वाला भी याद रखें। ठीक है, यह आपको एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करती है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की, है ना, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और स्टैंडिंग लेबर कमेटी बनाई थी। और इसकी मैं अगर बात करूं कि जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है उसकी जो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1942 में, और जो स्टैंडिंग लेबर कमेटी भी थी उसकी भी हुई थी 1942 में। और दोनों की लास्ट मीटिंग जो हुई है 2015 के बाद ना ही इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ है और ना ही स्टैंडिंग लेबर कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को लेबर पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं, लेबर पार्लियामेंट ऑफ कंट्री, है ना। ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं? ठीक है, 46वां 47वां संशोधन ये मीटिंग हुई थी 2015 में, उसके बाद मीटिंग हुई नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है? गवर्नमेंट को एडवाइज करता है जो वर्किंग क्लास की वेलफेयर के लिए, उसकी कंसर्न जो भी है वो। तो अब इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, है ना। तो इसमें जितनी भी ट्रेड यूनियन के हैं, जितनी सेंट्रल ट्रेड यूनियन हो या जितनी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉयर्स के भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे एम्प्लॉयर हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के
यूनियन टेरिटरी के, है ना, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के लोग होते हैं, है ना, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जितने भी हैं, डिपार्टमेंट्स, और वो सब मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि फॉर द कंसर्न ऑफ द वर्किंग क्लास के लिए कंट्री में क्या क्या है वो बात करते हैं। ठीक है। सो प्रमोट यूनिफॉर्मली, तो नॉट कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रमोट यूनिफॉर्मली इन लेबर लेजिस्लेशन, बिल्कुल कौन सा लॉ अच्छा नहीं है, काम नहीं कर रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत है, ये भी यहाँ पे होती है डिसाइड। जब जैसे ही मैंने कह दिया कि लेबर पार्लियामेंट ऑफ कंट्री, तो आप ये समझ जाओ। यूज इट एज अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में लड़ाई वहाँ पर क्यों छोड़ाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। यही इनकरेक्ट हो गया कि आप जा करके लेबर कॉन्फ्रेंस में जा करके एम्प्लॉई को बुलाएंगे और एम्प्लॉयर को बुलाएंगे और आपके उसके बीच में लड़ाई को ख़त्म करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ये इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। तो ये आंसर तो हो गया। आगे पढ़ते हैं। ले डाउन अ प्रोसीड्योर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कैसे सेटल करने हैं उसकी प्रोसीड्योर पे आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना। डिस्कस ऑल मैटर्स ऑफ ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस एज बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंस चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी काम ही होती है सारी डिस्कशन करनी। क्लियर, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज द फर्स्ट मेजर स्टेप इन प्रमोटिंग वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पहला कौन सा एक्ट था जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जिस एक्ट में था लिखा हुआ। तो आपको मैं बता दूं इसमें कि जो पहला था, है ना, कि वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, वो जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आया तब जो है उसकी पर्पस था कि वर्कर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट में, क्योंकि जितनी भी स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, क्लोजर सब इसी में दिया हुआ है। ठीक है। तो यही सबसे पहले था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जिसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात हुई थी। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हु हैज एडवांस द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्टर्स, देयर आइडियोलॉजीज एंड कॉन्टेक्स्ट रिजल्टिंग इनटू अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द एक्टर्स एट द वर्क प्लेस। अब इसमें समझिए, अब इसमें आप सारा, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे याद रखेंगे। जैसे डेली ऑर्डर है, सिडनी बेट्राइस वेव्स के बारे में आप पढ़े होंगे, हम लोग पिछले क्लास में बात की थी कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉलेक्टिव बार्गेनिंग का सबसे पहले। ठीक है, कॉलेक्टिव बार्गेनिंग का 1891 में ये कॉन्सेप्ट दिया था सिडनी एंड बेट्राइस वेव का। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो इसका आंसर होगा जॉन टी डनलप होगा। जॉन टी डनलप जो थे वो उन्होंने ये बात कही थी, है ना, कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्टर्स, है ना, जो काम करते हैं, है ना, देयर आइडियोलॉजी, उसकी आइडियोलॉजी कैसी है ना, जो मान लीजिए वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, है ना, तो उसकी आइडियोलॉजी कैसे है ना, एंड कॉन्टेक्स्ट रिजल्टिंग टू सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द एक्टर्स एट द वर्क प्लेस। और उस जैसे मान लीजिए कि कुछ पर्सन है, ठीक है, अब सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है। तो अब अगर मान लीजिए गरम दल वाले सारे चले गए एक सेकंड के लिए, ठीक है ना, अब गरम दल वाले सारे रहेंगे तो थोड़ी भी बात पे, तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, पर्सन की आइडियोलॉजी एकदम जल्दी गुस्सा हो जाना या जल्दी कुछ भी कर देना, है ना। तो उसकी, और इसको फिर कैसे कंट्रोल करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए इसको गवर्निंग क्या, कॉन्टेक्स्ट रिजल्टिंग इनटू सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द एक्टर्स, जो लोग हैं उसको कैसे है। मान लीजिए कि अगर आप एकदम कड़ा सा रूल करोगे तो उसमें दिक्कत होगी, है ना। तो उसको जितना आप मतलब आसान रूल दोगे, है ना, गवर्न करने में ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे तो सही होगा। तो ये बात किसने कही थी कि ये सारी डिपेंड करती है कि जिसको आप काम करा रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी कैसी है और आप क्या रूल बना रहे हो उसको क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये जॉन टी डनलप ने कॉन्सेप्ट दिया था 1958 में। तो आंसर हो गया जॉन टी डनलप। सिडनी एंड बेट्राइस वेव के बारे में आप जानते हो, ये एक एक्टिविस्ट था तो इसको इग्नोर कीजिए। डेली ऑर्डर जो थे, डेली ऑर्डर, ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को इन्होंने कहा था कि रिलेशन जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो होती हैं वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉई के बीच में, एम्प्लॉई के बीच में और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, है ना, एक रिलेशन होती है जिससे कि, है ना, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन बनती है। अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपके वहाँ से रिलेशन नहीं होगी। तो रिलेशन तभी होगी जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तभी तो आप मतलब मैनेजमेंट से आपकी रिलेशन होगी। सो ये डेली ऑर्डर ने बोली थी, तो आप ये याद रखें, ये आपको सारी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड सोशल डायलॉग एज ऑल टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन एंड कंसल्टेशन और सिंपल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एमॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑन इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू
इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। ये किसने कहा था, है ना, कि जो आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों से संबंधित समान हितों के मुद्दों पर सरकार, गवर्नमेंट, नियोक्ताएं जो एम्प्लॉयर होते हैं और कर्मकार जो वर्कर होते हैं उसके प्रतिनिधियों के बीच सभी प्रकार की वार्ताएं तथा मंत्रणाएं जो मीटिंग होगी, है ना, ठीक है, इंफॉर्मेशन होगी या सूचना का साधारण आदान प्रदान को सामाजिक सोशल डायलॉग बोला गया। किसने कहा था कि जो गवर्नमेंट वर्कर, है ना, किसने कहा था कि गवर्नमेंट वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वही जो किसी भी, जैसे मान लेते हैं कोई इकोनॉमिक या सोशल पॉलिसी के इशू पे, वही है सोशल डायलॉग। ये आपको, अच्छा, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। स्टैंडिंग लेबर कमेटी हम लोग बात कर चुके हैं। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बात कर चुके हैं। ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही थी और इन्होंने कहा था कि सोशल डायलॉग मतलब बातचीत, है ना, उसकी मेन गोल ही यही है कि कॉन्सेंसस को बिल्ड करना किसके बीच में, जो स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर कौन है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया था। अगला क्वेश्चन है कि हु डिफाइंड कॉलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ सोशल प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली टर्न्स डिसएग्रीमेंट इनटू एग्रीमेंट्स इन एन ऑर्डरली फैशन। बोला कि किसने ये कहा था कि जो कॉलेक्टिव बार्गेनिंग होती है उसका क्या होता है। कॉलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या हो गया कि आप एक साथ बैठ करके आप कुछ निगोशिएट कर रहे हो, निगोशिएशन एक तरह से हो गया। तो अगर मान लीजिए कि डिसएग्रीमेंट है लेकिन आप साथ बैठ रहे हैं तो वो एग्रीमेंट हो गया। तो असहमति को सहमति में परिवर्तन कर देता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये किसने कहा था, सिंपल सी क्वेश्चन है। ये कहा था आपको एलन फ्लैंडर्स ने, ठीक है। अब आपको, तो ये तो आंसर आपको याद रखना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं कुछ और बता देता हूँ। जो नील डब्ल्यू चैमबरलेन थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि कॉलेक्टिव बार्गेनिंग के 3 कॉन्सेप्ट बताया था। आप इतना बस याद रखिए, उससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस पर, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एक दिया था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एक गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, है ना, और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉन्सेप्ट, है ना। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉन्सेप्ट, ये इन्होंने दिया था कॉलेक्टिव। अब बार्गेनिंग कैसे कैसे हो सकता है ना, एग्रीमेंट से, है ना, एग्रीमेंट एज ए कॉन्ट्रैक्ट, या लॉ, गवर्नमेंट कुछ लॉ बोल दे कि से हो जाए, या जॉइंटली इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉन्सेप्ट, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जॉइंटली अपना बैठ कर जॉइंटली डिसाइड करे ये चीज़ को। एक तो गवर्नमेंट बोले, एक मार्केटिंग से एग्रीमेंट बन के हो, या एक इंडस्ट्रियल मतलब कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बैठ करके करे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखिए। वीवी सिंह जो थे, है ना, वीवी सिंह, वो क्या है, इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आर एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन। मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसा होता है वो डिपेंड करता है कि सोशल रिलेशन, है ना, वो, ठीक है ना, सोशल रिलेशन कैसा है। सो इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ अ सोशल रिलेशन किस अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंटरेक्शन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इंटरेक्शन से जो सोशल रिलेशन होती है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको ये बोला था वीवी सिंह ने। तो आप इतना याद रखिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन, इतना याद रखिए। एलन फॉक्स का वो सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उसके बारे में कोई ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू यूनिटरी पर्सपेक्टिव। हम लोग कल बात किए थे प्लुरलिस्टिक, यूनिटरी और मार्क्सिस्ट या रेडिकल पर्सपेक्टिव बात किए थे। सो यूनिटरी पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन है, कंसर्निंग इंडस्ट्रियल रिलेशन आर करेक्ट, कौन सा सही है। अब यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में होता है देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, करेक्ट पूछ रहा है, बिल्कुल एक ही ऑथोरिटी है, वो है मैनेजमेंट जो कंट्रोल करता है सब कुछ को, है ना। कन्फ्लिक्ट इज इरेशनल एंड अननेसेसरी। यूनिटरी वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, यूनिटरी अप्रोच कहता है कि भैया जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन होती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन, वो म्यूचुअल कोऑपरेशन पे होना चाहिए, है ना, टीम वर्क, एक गोल होना चाहिए, शेयर्ड गोल, उस पर होना चाहिए, ना कि कन्फ्लिक्ट। सो कन्फ्लिक्ट इज इरेशनल, बेकार है ना, विवेकहीन एंड अनावश्यक है ना। कन्फ्लिक्ट इज इरेशनल एंड अननेसेसरी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको सही हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ट्रेड यूनियन की तो जरूरत ही नहीं है, ट्रेड यूनियंस आर नॉट नेसेसरी। ट्रेड यूनियंस क्या करता है कि वो इंट्रूजन इनटू ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेड यूनियन है ना, इनका मानना था कि ट्रेड यूनियन जो है बाहरी लोग होते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आ करके और ज़्यादा और प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सो ट्रेड यूनियन होना ही नहीं चाहिए। तो इन्होंने बोला था ट्रेड यूनियन नहीं होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी, इन्होंने बता दिया था अननेसेसरी, तो T3 और 4 गलत हो गया, तो 1 and 2 इज राइट। ओके, ये आपको एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है। यूनिटरी अप्रोच को और अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है, अब ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इस पे क्वेश्चन है, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच को रेडिकल पर्सपेक्टिव ही बोलते हैं। और मार्क्सिस्ट लोग का कहना था, है ना, मार्क्सिस्ट जो अप्रोच था उसमें ये था कि जो भी चीज़ें होती है दुनिया में, उनका तो बस यही था कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग होता है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, गवर्न बाय द ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, उनका ऐसा था। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि कन्फ्लिक्ट होगी क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग है ना। सो कन्फ्लिक्ट एराइजेज सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि सब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग इंटरेस्ट है, इसलिए होगा कि सोसाइटी में डिवीजन है ना, कि कुछ लोग हैं जो मैनेज करते हैं प्रोडक्शन को और कुछ लोग हैं जो बनाते हैं, मतलब दोनों के बीच का गैप, लेबर और मैनेजर। इसीलिए तो इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, इसलिए ये सोसाइटी में गैप है, तो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट इज दस सीन एज अ सिनोनिम विद पॉलिटिकल एंड सोशल। और इन्होंने कहा था कि अगर सोशल चेंज चाहिए तो आपको क्लास कन्फ्लिक्ट मतलब हायर और लोअर, है ना, वर्कर्स और मैनेजमेंट। सो क्लास कन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी फॉर सोशल चेंज, ये बिल्कुल बोला था। इसके बाद है, इट सीज इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एज सिनोनिम्स विद पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होती है उसकी, वो जो है उसका एक जैसा ही है ना, राजनीतिक और सामाजिक जो लड़ाई होती है वो उसी की तरह है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि ट्रेड यूनियन तो भाई होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन नहीं पूछा है बट मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने कहा था कि ट्रेड यूनियन होना चाहिए क्योंकि ट्रेड यूनियन ही जो होता है, जो कैपिटलिस्ट है ना, जो मैनेजर है, उसकी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उससे बचाने के लिए ट्रेड यूनियन एक वीपन है, हथियार है, ठीक है, और सोशल चेंज को लाने के लिए। इसके बाद बोला था ये जो प्लुरलिज्म है ना, बहुवाद, है ना, अनेकवाद, है ना, ये फालतू है ना, ये इल्यूजन है, भ्रम है। इन्होंने कहा था कि प्लुरलिज्म जो है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था प्लुरलिज्म इन द सेंस कि मतलब मल्टी आपको हो गए लोग, मल्टी आपकी ऑथोरिटी हो गई, वो जो बोल रहा है कि सबका, है ना, सबका साथ वाला, वो एक इल्यूजन है। द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इनका मानना था कि नहीं, लीगल फ्रेमवर्क तो करेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई लीगल एक्ट देते हैं, है ना, तो वो सपोर्ट एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं। इनका था कि भाई लड़ाई करो, है ना, तभी सोशल चेंज होगी, ठीक है। तो ये बी गलत हो गया, बाकी सब सही है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मंथली पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय हु इज सस्पेंडिंग पेंडिंग इंक्वायरी। मतलब किसी की होती है सस्पेंशन, अब सस्पेंशन होता है तो इंक्वायरी चलती है। अब जब तक इंक्वायरी चलती है तो क्या उसे पैसा मिलती है? बिल्कुल पैसा मिलता है, और उसको बोलते क्या है? सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब सब्सिस्टेंस अलाउंस समझ गए हैं कि जब आप सस्पेंड होते हैं और इंक्वायरी पेंडिंग होती है तो जो पैसा मिलता है वो होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब कितना पैसा मिलता है ये आपकी अगर कोई ऑर्डर होगी स्टैंडिंग ऑर्डर तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, लास्ट जो आप सैलरी करते हैं उसके 50% मिलता है पहले 90 दिन तक। अब इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, तो 75% हो जाएगा अगले 90 दिन के लिए, और ठीक है ना 180 दिन तक, उसके बाद 100% भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस इन कॉमर्शियल एंड सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर। 1977 में जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो कौन थी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या है कि जो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंडिया में, है ना, जो बना था वो बहुत सारी है, मैं आपको बता देता हूँ। वर्क्स कमेटी बनी थी, वर्क्स कमेटी आपको याद हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्क्स कमेटी, उसमें भी है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसके बाद जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनी थी, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 था, उसमें ये एक सजेस्ट किया गया था। तो 1958 में बनी थी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जिसमें दोनों लोग के मेंबर थे। एक जॉइंट काउंसिल 1977 में बना था, उसमें क्या था
कि हर रीजन में, हर जोन में, है ना, जहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, तो उसके हर डिवीज़न, हर जोन में आपको करना है एक जॉइंट काउंसिल। ये 1977 में बनी थी। एक यूनिट काउंसिल है, वो भी 1977 में बनी थी। उसमें क्या है कि जहाँ पे भी 100 या उससे ज़्यादा वर्कर होंगे, वहाँ के हर यूनिट में, है ना, जैसे किसी भी कंपनी के एक यूनिट यहाँ है, एक यूनिट वहाँ पे होनी चाहिए यूनिट काउंसिल। ठीक है, तो ये 1977 में जॉइंट काउंसिल और यूनिट काउंसिल आई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल। अब प्लांट काउंसिल है कि हर प्लांट एक, अब वन प्लांट काउंसिल फॉर होल यूनिट, पूरे यूनिट के लिए एक प्लांट काउंसिल होगा, तो वो 1985। प्लांट काउंसिल या कमेटी, आप समझ रहे हो ना कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर दोनों की एक कमेटी होगी। शॉप काउंसिल है ना, हर इंडस्ट्रियल यूनिट जो उसमें 500 से ज़्यादा होगा वर्कर, वहाँ पे शॉप काउंसिल बनेगा, ये भी आया था, है ना। वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ये ARC जो रिपोर्ट थी उसने किया था कि, है ना, कि जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसमें भी वर्कर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना। किसी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसमें भी वर्कर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। ये ARC कमीशन ने रिकमेंड किया था। वर्कर पार्टिसिपेशन इन शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर के कैपिटल में वर्कर्स पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। एम्प्लॉय डायरेक्टर इन नेशनलाइज्ड बैंक, ये 1970 में आया था। और वर्कर शेयर इक्विटी में भी होनी चाहिए, ठीक है ना, वो 1985 में आया था। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो 1977 में आया था, यूनिट काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द जेनेसिस, है ना, ऑफ डिफरेंट वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट फोरम इज करेक्ट। ठीक है, फोरम है ये, है ना, ठीक है, मैनेजमेंट फोरम इज करेक्ट। तो अब इसमें क्या है कि कौन सा सही है। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट मैजिस्ट्रेट काउंसिल वाज स्टैट्यूटरी, हमने ये बताया था आपको, ठीक है। करेक्ट कौन सा है? जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में था और वहाँ से 1958 में बनाया गया था, तो ये स्टैट्यूटरी, है ना, नहीं है। तो जॉइंट स्टैट्यूटरी नहीं है, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1956 में उसमें रिकमेंड किया गया था तो बनाया गया था, तो स्टैट्यूटरी नहीं है, किसी एक्ट से नहीं आया। द फर्स्ट पार्टिसिपेशन फोरम केम इन टू बींग आफ्टर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो 1950 के बाद आया है। और फर्स्ट पार्टिसिपेटिव फोरम कब आ गया था? IDA 1947 में ही आ गया था, उस समय आ गया था, तो ये बी भी नहीं होगा। अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1983, बिल्कुल ये सही है आपको, ठीक है। 30 दिसंबर 1983 को एक स्कीम आई थी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी होगी, उसमें भी आपको एक क्या कहते हैं, वर्कर एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो ये सी सही हो गया। द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन 1989 में, 1990 में राज्यसभा में ये बिल गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आंसर आपको समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इज नॉट करेक्ट। अब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है वो 1942 में पहला स्टार्ट हुआ था, 2015 में उसका 46वां था, ये पता है आपको। इट इज ट्राईपैराइट इन नेचर। ट्राईपैराइट का मतलब क्या होता है? ट्राईपैराइट में है कि गवर्नमेंट के भी लोग होंगे, एम्प्लॉयर के लोग होंगे, है ना, और एम्प्लॉई के भी लोग होंगे, मतलब वर्कर के भी होंगे, है ना, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी थे, एम्प्लॉई की जो ट्रेड यूनियन थे वो भी थे, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, तो इसको ट्राईपैराइट नेचर इसीलिए बोलते हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद है अ डेलीगेट टू द ILC इज ऑथराइज टू ब्रिंग 2 एडवाइजर्स हु कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ओनली व्हेन द मेंबर डेलीगेट ऑथराइजेड देम एंड द चेयरमैन गिव परमिशन, बिल्कुल ये सही है। इट ऑपरेट्स एट द नेशनल लेवल विथ ब्रांचेज इन, नहीं, इसका कोई ब्रांच नहीं है, ये मीटिंग होती है बस, और ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी पहली मीटिंग, ठीक है, लास्ट में मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे है, उसके ब्रांच हर स्टेट में नहीं है, सो नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो सी आंसर हो जाएगा, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग इज स्पाउज्ड, है ना, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन नंबर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने कुछ कन्वेंशन तो पढ़ी थी लेकिन कुछ और पढ़ने हैं आपको। 144 में है, उसमें लिखा हुआ है ट्राईपैराइट कंसल्टेशन। अभी ट्राईपैराइट कंसल्टेशन क्या होती है मैंने बता दिया। ट्राईपैराइट जहाँ भी लिखा होगा तो आप समझ जाओ कि इसमें कौन कौन सा होंगे, गवर्नमेंट के लोग होंगे, एम्प्लॉई के लोग होंगे और एम्प्लॉयर के लोग होंगे। तो ये ट्राईपैराइट कंसल्टेशन लिखा हुआ है कि ट्राईपैराइट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन 1976 में हुई थी।
कन्वेंशन नंबर 154 जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की है, वो 1984 में, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्या, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये 1949 में आया था। 1942 को कंफ्यूज नहीं होना है, 1984 जो 1981 में आया था कन्वेंशन नंबर 154, उसमें था कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन बस था। और 1949 में आया था वो राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। तो हमसे पूछा है कि राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो ये कौन सा होगा, कन्वेंशन नंबर 98। और 87 में है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो हम लोग पढ़े थे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, जो कि 1948 में आया था। तो जो उसमें पढ़े थे और जो इसमें आप मिला करके देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ऑन रेशनलाइजेशन। अब इसमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है। अब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में आप समझ गए, तो अगर आपको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस किस लिए बैठता है, ऑब्जेक्टिव हमने बताया था, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं, देयर शुड बी नो रिस्ट्रेंचमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई। ठीक है, तो बिल्कुल ये इस पे बात करी, रिकमेंडेशन है कि जो कर्मचारी है उसको छटनी नहीं करनी है ना, क्लियर। ठीक है, उसकी छटनी करने से क्या होगा, उसकी अर्निंग खत्म हो जाएगी, तो वो नहीं करनी है, तो ये उसकी रिकमेंडेशन थी। वर्कर्स कुड बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल अल्टरनेटिव जॉब्स इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट और अंडर द सेम एम्प्लॉयर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर। अगर किसी को हटाना भी है तो आपको क्या करना है कि उसको आपके अंदर ही, मान लीजिए कि अगर रिलायंस की बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ से हटा रहे हैं, तो उसको लायक और कहीं भी है तो उसको आप रखें, उसको ऐसे ना हटाएं, तो ये भी रिकमेंडेशन थी। देयर शुड बी प्रॉपर वर्कलोड असेसमेंट बाय एन एक्सपर्ट। वर्कलोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दो आदमी का काम एक लोग अगर करने लगेंगे तो उनको कम वर्क लिखेंगे, तो ऐसा अगर करेंगे कि कोई एक्सपर्ट इसको बार बार जांच करेगा कि वर्कलोड कितना है, प्रॉपर वर्कलोड होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे भी फ़ायदा होगा, तो ये भी होगा। देयर शुड बी रेस्ट्रेंट ऑन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है, रिक्रूटमेंट होगी तभी तो नौकरी मिलेगी, तो गलत पूछ रहा है, नॉट रिकमेंडेशन। तो ये आपको अगर कुछ नहीं भी समझ पता होगा तब भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। अब इसमें क्या है कि द लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल विच केम इन टू बीइंग इन द ईयर 1954 वाज एबोलिश 6 ईयर लेटर ड्यू टू इंटेंस प्रेशर फ्रॉम वर्कर। ये प्रॉब्लम हो रही थी तो 1954 में आई थी और 1960 में इसको बंद भी कर दिया गया था। ठीक है ना, कि वर्कर सब बोलते थे कि भाई ये जो ट्रिब्यूनल है वो सही से आंसर नहीं देता है, ठीक है ना, और फैसला सही नहीं देता है, तो इसलिए अपना बंद, बाद में हल्ला गुल्ला हुआ तो ये बंद कर दिया, तो नॉट, ये सही है। द जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड विच वॉज सेटअप इन द 1951 बिकेम डिफरेंट आफ्टर द ईयर 1962। इसके बाद जो लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल क्यों बना था, लेबर लोग की कंप्लेन के लिए कि कोई अगर प्रॉब्लम हो रही थी, वो हट गया। फिर जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड बना था ये 1951 में, आपको इसे याद रखना है थोड़ी बहुत, है ना। तो वो जब बना था वो भी कुछ दिन के बाद 1962 तक ये भी जो है सो नॉन फंक्शनल हो गया, है ना, निष्क्रिय। इसके बाद एक नेशनल एपेक्स बॉडी भी बनी थी। नेशनल एपेक्स बॉडी कब बनी थी, 1975 में बनी थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, और गवर्नमेंट चेंज होती है तो इसको भी बंद कर देता है। नेशनल एपेक्स बॉडी में भी अगेन ट्राइपेराइट होते थे, गवर्नमेंट के लोग और वर्कर्स और एम्प्लॉयर के सबके थे, तो ये भी सही है आपका। देयर वॉज नो मेंशन ऑफ वेज बोर्ड इन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन ऑन लेबर में वेज बोर्ड की बात की गई है, इसमें बोल रहा है देयर इज नो मेंशन, तो ये हो गया हमारा गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर 6 द एग्रीमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर वेलफेयर के फॉर्मुलेशन और पार्टिसिपेशन में क्या होना चाहिए, वर्कर के भी होने चाहिए लोग, है ना। तो इसमें क्या है देखिए, अब 5 टोटल प्रिंसिपल है लेबर वेलफेयर का, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं, तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना लोगे। सो 5 प्रिंसिपल जो लेबर वेलफेयर के कौन कौन है, एक है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस। ये 5 प्रिंसिपल है। अब आप एक एक समझिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जैसे इसमें कहा जाता है कि जो वेलफेयर प्रोग्राम है, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम है वो आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हेल्थ का अगर आप करते हैं, हेल्थ का, है ना, तो हेल्थ में आपको हाइजीन भी आ जाएगा, है ना, मोरल हाइजीन भी आ जाएगा, सोशल हाइजीन भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। हेल्थ में सिर्फ नहीं है कि बस हाइजीन का अलग हो गया, फिजिकल हाइजीन का, सोशल का अलग, है ना, तो ये सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन में
बोलते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कोई भी जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो वर्कर की डेवलपमेंट के लिए होती है, ठीक है, तो उसमें है ना वर्कर को भी आपको रखना चाहिए साथ में, ठीक है ना। एसोसिएट वर्कर्स विद द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, है ना। अगर एनी वेलफेयर प्रोग्राम मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स कम्युनिटी शुड एसोसिएट वर्कर को भी रखना चाहिए। भाई तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए तुम्ही को ना रखेंगे, विद द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, है ना, कैसे प्लान करना है और एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है द एग्रीमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, है ना, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करेंगे। अब वर्कर को भी आपको कोई भी प्लानिंग में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हो रही है वर्कर के वेलफेयर के लिए, है ना, उसमें वो भी रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि सेफ्टी कमेटी है तो वर्कर की सेफ्टी के लिए हो रही है, ठीक है ना, तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर की भी होगी, है ना। स्पोर्ट्स कमेटी हो गई, कैंटीन कमेटी हो गई, क्लियर। सो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी प्रोग्राम है ना, जो अगर हो रहा है ना, जैसे कि वेलफेयर का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है ना, तो उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए कि बिल्कुल अगर मान लीजिए सेफ्टी कमेटी हो रही थी सच में खोली जा रही कि नहीं होनी चाहिए, सोशली ऑडिटिंग होनी चाहिए, है ना। और जो सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिससे फ़ायदा लोगों को हो रहा है उसको रिटेन करना चाहिए, और जो प्रोग्राम चल नहीं रहा है, जो सक्सेसफुल नहीं है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। दैट्स अ अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन होता है। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन, ठीक है, जैसे मान लो आज किसी को कुछ ज़रूरत है, आप उसको समय पे दिए नहीं, ठीक है ना, अभी एम्बुलेंस का इमरजेंसी हो गया, है ना, तो अभी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ गई, है ना, आप अभी असिस्टेंस दिए नहीं, सो इसका मतलब आप ह्यूमन वैल्यू को डिनाई कर दिए, है ना। तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है एप्रोप्रिएट टाइम पे। अ स्टिक इन टाइम सेव्स 9, एक सही समय का आदमी 9 लोगों को सेव करता है ना। सो दैट्स मीन्स इसका एक मतलब ये होता है कि अगर आप सही मतलब कि जो चीज़ें जब ज़रूरत है तब मिलनी चाहिए, है ना, तो वो प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन बोलता है कि ऐसा नहीं कि वेलफेयर आज क्रेज फैसिलिटी की ज़रूरत है, बच्चे 18 साल के हो गए तो आप उनको क्रेज फैसिलिटी दे रहे हो, सो दैट्स नॉट अ राइट। अगला क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू लेबर वेलफेयर प्रोग्राम व्हाट इज कॉमन टू न्यू लैनार्क एक्सपेरिमेंट ऑफ रॉबर्ट ओवेन, सल्टायर ऑफ टीटूस साल्ट एंड द फ्रांसिस कवर्ड, 2 लोग हैं, इसमें कॉमन क्या था। रॉबर्ट ओवेन आप जानते हैं, है ना, अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट थे लेबर वेलफेयर मूवमेंट के, एंड कैडबरी ब्रदर एफोर्ट्स, ठीक है। तो इनमें क्या कॉमन था, देखो अब इसमें कॉमन क्या था, दे आर इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉयर्स आफ्टर द गवर्नमेंट डायरेक्शन इन अर्ली पीरियड ऑफ, शुरू में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उस समय में ये बोला गया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, दे आर इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर्स इन डिफरेंट कंट्री इन लेजेस फेयर गवर्नमेंट पॉलिसी। लेजेस फेयर मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, तभी ये शुरू हुआ था, तो यही कॉमन है इसमें। जो रॉबर्ट ओवेन थे, है ना, या फ्रैंसिस कैबोट थे, ये सब तभी इनमें जो समानता थी, है ना, वो प्रयास में कि ये दोनों जो बात किया था कि जो मार्केट होगी उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों इसी पे बात किए थे, ठीक है। तो यूनियन एफोर्ट्स ये सब नहीं होगा, ये हमारा समानता में यही है, ठीक है। इतना आप याद रखिए, इससे ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेबर वेलफेयर मेजर्स इन इंडिया, इंडिया में जो लेबर वेलफेयर मेजर्स हैं उसके अनुसार से कौन सा सही नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि देयर आर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर। बिल्कुल स्टैट्यूटरी है, जो एक्ट से मिल रहा है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी देनी है तो वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग पानी की देनी है, कैंटीन की देखनी है, आप फैक्ट्री एक्ट देख लीजिए, बहुत सारी जगह पे लिखी हुई है। तो यो क्रेज की फैसिलिटी देनी है ना, तो स्टैट्यूटरी भी है और नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर है, ये सभी वेलफेयर मेजर ही है एम्प्लॉई के लिए। तो ये सो देयर आर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर, ये सही है। देयर आर एक्स्ट्रा म्यूरल एंड इंट्रा म्यूरल वेलफेयर प्रोविजन इंडिकेटिंग दोज प्रोवाइडेड आउटसाइड द प्रेजेंट्स एंड इनसाइड द प्रेजेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेस्पेक्टिवली। अब इसमें बात क्या है कि एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होता है कि बाहर में अगर आप कुछ काम कर रहे हो और एक्स्ट्रा मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स मतलब और जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बाहर या अंदर ये दोनों कर रहे हो, तो दोनों वेलफेयर प्रोविज़न है कि मतलब कि अगर एम्प्लॉई की जो जहाँ पे वर्क करता है वहाँ पे भी और उसके बाहर भी, जैसे उसको हाउसिंग एकोमोडेशन दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो वेलफेयर मेजर दोनों जगह पे हैं, है ना। इनमें बाहरी इंडिया में जो है
बाहरी और भीतरी कल्याण व्यवस्थाएं हैं जो क्रमशः किसी संगठन की परिसीमा के बाहर और परिसीमा के अंदर उपलब्ध कराए गए उपायों को दर्शाता है। मतलब समझ गए कि आपको जब आप वहाँ जाते हो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो आपको मिल रही है क्या, आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, क्रेच, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वेलफेयर की मिल रही है। और जब बाहर हो तो आपको रहने की व्यवस्था मिल रही है। तो बाहर और भीतर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और भीतर दोनों जगह आपको वेलफेयर प्रोविजन है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन आर लार्जली प्रोवाइडेड विद द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो लार्जली जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर में है। बिल्कुल सही है। जैसे पीने का पानी है, खाने को जो भी अगर क्रेच फैसिलिटी, ड्रिंकिंग, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही ज़्यादातर है। ये नहीं कह रहा है कि सारे, है ना, लार्जली है। तो बिल्कुल लार्जली जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही वेलफेयर की ज़्यादा है। बाहर तो बहुत कम वेलफेयर की व्यवस्था की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देयर इज नो लेजिस्लेटिव मेजर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा म्यूरल वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक हाउसिंग, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वर्कर। गलत बात। आप देख लीजिए, हाउसिंग की फैसिलिटी प्लांटेशन वाले में भी दी हुई और बाहर हाउस एकोमोडेशन की दी हुई है। बहुत सारी लेजिस्लेशन है जिसमें हाउस देने की बात की गई हुई है। बहुत सारी एक्ट है जिसमें हाउस एकोमोडेशन की बात की गई है। सो देर इज नो लेजिस्लेटिव मेजर बोलना ये गलत है ना। एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब बाहर, है ना, बाहर में घर की। तो अगर ये दोनों आपको देखो, एक्स्ट्रा म्यूरल अगर ये दोनों पढ़ते तो आपको भी समझ में आ जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो डी होगा, है ना। बहुत सारी एक्ट है जिसमें बाहर में रहने की व्यवस्था करने की बात की गई है। अब हम लोग, ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आईएलओ में। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सीएससी प्रीलिम्स में पूछा था 2018 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182। अब 138 क्या होता है, मैंने 138 के बारे में बताया था कि मिनिमम एज कन्वेंशन है, ठीक है, और 182 जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है। ठीक है। तो ये सब पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, बिल्कुल चाइल्ड लेबर। सो 138 जो है वो मिनिमम एज कन्वेंशन है। ठीक है, मिनिमम एज कन्वेंशन। और 182 जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये आपको याद रखना है, 138 और 182। ये एक्सप्लेनेशन है आपका, ये बताया चाइल्ड से रिलेटेड है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अब हम लोग ना कोड ऑन वेजेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे तो उसको अच्छी तरह से कर लेंगे। ये क्वेश्चन जितने भी कोड ऑन वेजेस पे हैं वो आपको कहीं पूछा हुआ नहीं है, क्योंकि नहीं आई है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। तो हमने इसको खुद कहीं से कलेक्ट करके और इसको खुद से अरेंज करके इसको बनाए हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कोड ऑन वेजेस कंप्लीट हो जाएगा कि कोड ऑन वेजेस की वैसे हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है। बट कोड ऑन वेजेस 2019 पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक आइडिया लग जाएगी। कोड ऑन वेजेस जो है वो सब्ज्यूम करती है, मतलब कितने एक्ट को मिला दिया गया था, कुछ नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1975। कुछ नहीं किया गया था, इन तीनों को प्रोविजन को एक एक्ट में लिख दिया गया था और थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया था। ठीक है। तो आपने अगर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हमने पढ़ाई है, आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 कराए हैं, उसके सारे प्रोविजन उसमें हैं। ठीक है ना। थोड़ी बहुत जो चेंजेज है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है। सो ये चारों को सब्ज्यूम किया था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वेतन संहिता 2019 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया है। तो ये चारों को हटा करके और एक लाया है। और मैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 और मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 पे क्वेश्चन इसलिए करा रहा था कि चीज़ें चेंज नहीं हुई है, बस उन सबको मर्ज किया गया है। ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेज 2019, वेज पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज कैन नॉट बी मोर देन, कितना दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोड ऑन वेजेज बिल कहता है ना, क्या कहता है कोड ऑन वेजेज बिल, इसकी सेक्शन 17 में चले जाइए। सेक्शन 17 में कहता है कि एम्प्लॉयर को डेली बेसिस पे अगर वेज दे रहा है तो जैसे ही शिफ्ट खत्म होगा तो उसको पैसा देना है, मतलब डेली वेजेस पे होगा। ठीक है ना, डेली होगा तो शिफ्ट खत्म होते ही पैसा देना है। अगर वीकली होगा, ठीक है, तो लास्ट वर्किंग डे होगा उसमें पैसा देना है। ठीक है। अगर फोर्ट नाइटली होगा, अब फोर्ट नाइटली क्या होता है, 2 वीक, है ना। सो फोर्ट नाइटली होगा तो एंड ऑफ सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्ट नाइट। ठीक है ना, फोर्ट नाइट के एंड के सेकेंड डे के बाद। ठीक है ना। और मंथली हो गया तो 7 दिन, है ना, मंथली बेसिस होगा तो 7 दिन। जैसे मान लीजिए कि जनवरी है ना, तो जनवरी में आपने काम किया तो फरवरी में 7 तारीख तक आपको पैसा वो दे देगा। ठीक है। फोर्टनाइट है तो 2 वीक से 2 दिन, लेकिन अगर डेली है तो शिफ्ट खत्म होते ही दे देना है। वीकली है ना, तो लास्ट वर्किंग डे वीक में आपको दे देना है। तो इसमें पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेज 2019 वेज पीरियड कितना है, तो मैक्सिमम कितना है, 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं।
डेली दे सकते हो, वीकली दे सकते हो, फोर्टनाइटली दे सकते हो और मंथली दे सकते हो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेस 2019, कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन 15 में लिखी हुई ये चीज़ें उस पर ये बात कर रहा है। द कोड इंश्योर्स टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय कवर्ड बाय द कोड। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल कोड जो बनाई गई थी, है ना, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, तो उसमें भी क्या था, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज होनी चाहिए, वही तो था, है ना। तो इस कोड में भी वही है। द कोड इंश्योर्स पेमेंट ऑफ वेजेज विदाउट एनी आर्बिट्रेरी डिडक्शन टू एम्प्लॉय कवर्ड बाय द कोड। पेमेंट ऑफ वेजेज भी में भी यही लिखा हुआ है ना, कि जो वेज होगा उसमें आर्बिट्रेरी आप कुछ भी काट नहीं सकते हो पैसा, वेतन में से, वेज में से पैसा नहीं काट सकते हैं। जो लिखा हुआ है, जो ज़रूरत है वही काट सकते हो, है ना, उसके एक्ट के अलावा कुछ नहीं काट सकते। वही बात इसमें भी लिखी हुई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द कोड इन रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बिल्कुल, ये सारी जो है, रेलवे हो गई, माइंस हो गई, ऑयल फील्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, और बाकी जो स्टेट की है वो स्टेट के अंदर में आएगी। जितनी पोर्ट्स हैं, ये सब एयर ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो बिल्कुल तीनों सही है। विद द रिटेन ऑथराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन, द वेज मे बी पेड इधर बाई क्रेडिटिंग द वेज इन द बैंक, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दे दे या इलेक्ट्रॉनिकली दे दे। अब देखिए, सेक्शन 15 में ये लिखा हुआ है कि जो वेज होगा ना, वो आप करेंट कॉइन में दे सकते हो, करेंसी में दे सकते हो, या बैंक अकाउंट में भी दे सकते हो एम्प्लॉय के। इसमें एम्प्लॉयड पर्सन का ऑथराइजेशन नहीं, कि मतलब मैं बोलूँगा मेरे को कैश में देने के लिए 2 लाख रुपये, तो थोड़े ना देगा। सो वेज को ये एम्प्लॉयड पर्सन की ऑथराइजेशन की कोई ऐसी जरूरत नहीं। तो द आंसर इज डी, है ना। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पेमेंट ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन वेज 2019, कौन सा सही नहीं है। तो अब आप इसमें देखिए, द एम्प्लॉयर सेल पे द वेजेज टू द एम्प्लॉय बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ फोर्टनाइट। अगर फोर्टनाइट होगा तो फोर्टनाइट खत्म होने के दूसरे दिन तक आपको पैसे दे देने हैं। डेली होगा तो फिफ्थ के अंत में, वीकली होगा तो वीक के अंत में, है ना। ठीक है, द एम्प्लॉयर सेल पे द वेजेज टू द एम्प्लॉय बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे, नहीं 10th डे नहीं है, 7 दिन के अंदर में पैसा दे देना है। मंथली अगर है तो मंथ खत्म होता है, उसके 7 दिन के अंदर में आपको पेमेंट वेज दे देनी है। द एम्प्लॉयर सेल पे वेज टू द एम्प्लॉय द एंड ऑफ द शिफ्ट डेली बेसिस है, शिफ्ट खत्म होते ही पैसा देना है। द एम्प्लॉयर सेल पे द वेज टू द एम्प्लॉय ऑन द लास्ट वर्किंग डे, अगर वीकली बेसिस है तो लास्ट वर्किंग डे में, फिर से समझ लीजिए, वीकली है, डेली है तो शिफ्ट के अंत में शाम में दे देंगे पैसा, वीकली है तो लास्ट वर्किंग डे में देंगे, है ना, क्योंकि हॉलीडे से पहले, वीकली हॉलीडे से पहले। अगर फोर्टनाइट है, मतलब 2 वीक है, तो आपको 2 वीक बीतने के 2 दिन के बाद तक दे सकते हो। और अगर मंथली वेज है तो आप 7 दिन तक, जैसे कि अगर 30 तारीख तक महीना है तो 7 दिन के अंदर में आप उनको वेज दे सकते हैं। ये सेक्शन 17 में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन वेजेज 2019, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच मे बी मेड इन एनी वेज पीरियड द वेज ऑफ एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड। अब टोटल कितना हो सकता है, ठीक है, तो आप 50% ऑफ वेज और 60% वेज मतलब डिडक्शन करना है। अब डिडक्शन जितना करना है तो कितना डिडक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि वेज अगर 5,000 है, 5,000 का 5,000 डिडक्शन करती है। तो सेक्शन 18 में ये भी लिखा हुआ है कि आपको डिडक्शन जो होगा, ठीक है ना, जो भी डिडक्शन करना है, जो ऑथराइज है इस एक्ट के तहत, उसमें 50% वेज तक कर सकते हैं। मतलब 60%, ये ऑप्शन चला गया, सेकेंड चला गया तो ये दोनों ऑप्शन चला गया, और पहला सही है तो आंसर ये 1 और 4 हो गया। ठीक है, 75% ऑफ सच वेजेज इन केस वेयर द डिडक्शन आर होली और पार्सली मेड ऑफ द पेड, ये पहले था अब नहीं है। वेयर द टोटल ऑथराइज डिडक्शन एक्सीड 50%, अगर जो डिडक्शन है वो 50% से ज़्यादा बढ़ गया, है ना, तो एक्सेस जो पैसा होगा वो रिकवर कर दिया जाएगा, है ना। मतलब ज़्यादा पैसा अगर दे दिया, है ना, तो 50% ज़्यादा हो गया, है ना, डिडक्शन, तो उसको रिकवर करने के भी प्रोविजन है। सो 1, 4 and 1 इज राइट, रेस्ट इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन वेजेज 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी डीम्ड टू बी डिडक्शन फ्रॉम द वेज ऑफ एन एम्प्लॉय, कौन सा डिडक्शन नहीं है। अब अगर पेमेंट ऑफ वेजेज अगर पढ़े होंगे तो अभी आपको पता होगा कि कौन सा डिडक्शन है, कौन सा नहीं है। इसमें भी सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि कौन सा लीगल है और कौन सा नहीं है। अगर मान लीजिए कि एनी लॉस ऑफ वेजेज ड्यू टू विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन, अब इसमें लिखा हुआ है कि देयर शैल बी नो डिडक्शन फ्रॉम द वेज ऑफ द एम्प्लॉय एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब एक्सेप्ट क्या होगा, जो इस कोड जो एक कोड में, एक्ट नहीं, जिस कोड में जो लिखा हुआ है उसके अलावा आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि
कोई वेज की लॉस हो रही है, एनी लॉस ऑफ वेजेज टू एन एम्प्लॉई, इस कारण से कि उसकी इंक्रीमेंट है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लॉस ऑफ वेज हो रही है एम्प्लॉय में, जैसे मान लीजिए उसको सोचिए कि प्रमोशन में नहीं मिल रही है ना, या उसकी इंक्रीमेंट रोक दी गई है ना, इंक्रीमेंट रोक दी गई है, प्रमोशन या इंक्रीमेंट को रोक दिया गया है ना, तो प्रमोशन रोक दिया गया तो उसको डिडक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो पहला डिडक्शन नहीं मानेंगे, हमसे पूछेगा नॉट टू बी डीम्ड टू बी डिडक्शन, ठीक है। तो पहला को डिडक्शन नहीं मानेंगे। अगर हाउस बिल्डिंग अलाउंस, मान लीजिए घर दे रहे हैं तो उसका तो पैसा काटेंगे भाई, उसका क्यों नहीं काटेंगे, तो वो डिडक्शन है ना। हाउस बिल्डिंग अलाउंस अगर होगी, है ना, ठीक है, तो ये डिडक्शन किया जा सकता है। हाउस एडवांस अगर घर दिया है तो घर का पैसे काटे जा सकते हैं। अभी हाउस रेंट अलाउंस मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, अगर आपको घर मिल जाएगी तो हाउस रेंट अलाउंस काटेंगे, तो ये डिडक्शन हो सकता है। तो ये तो डिडक्शन हो सकता है। एनी लॉस ऑफ वेजेज ड्यू टू डिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, अगर किसी को लोअर पोस्ट पे डाल देता है तो उसके पैसे कम हो जाएंगे, तो लोअर पोस्ट पे दे दिया तो उसके जो पैसे कम जाएंगे उसको डिडक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। सो 1 and 3 इज द आंसर। अगर कोई फाइन आपको इम्पोज हुआ किसी कारण से, ठीक है, या आपने कुछ सामान को खो दिया, ऐसा करते हो, या डैमेज कर दिया जो आपको दिया गया था रखने के लिए, तो वो सब पैसे जो है ना डिडक्ट होंगे, है ना, वो डिडक्शन है, ठीक है। तो ये हाउस वाले डिडक्शन भी है, ये भी डिडक्शन है, ये दोनों को डिडक्शन नहीं माना जाएगा सिर्फ इसलिए कि प्रमोशन रोक दिया या उसको डिग्रेड कर दिया, है ना। अगर डिग्रेड करने के सफिशिएंट रीजन हो तो, ठीक है। पैसा कम करने के लिए डिग्रेड करेंगे तो फिर तो आप जा सकते हो, है ना, अपीलेट अथॉरिटी के पास में। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन मे बी मेड विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय अंदर, कौन सा डिडक्शन है जो करने के लिए आपको अगर करना है तो कर तो सकते हो, लेकिन आपको रिटन ऑथराइजेशन लेनी होगी, ठीक है ना, किससे, एम्प्लॉय से। तो डिडक्शन फॉर लोन मेड फ्रॉम एनी फंड कंस्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर, ठीक है। तो अगर आप लोन ले रहे हो, है ना, किसी फंड से जो बनाया गया है, जैसे लेबर वेलफेयर फंड है, अब आपको कुछ ज़रूरत पड़ी, आपको वेलफेयर के लिए, शादी है, कुछ किसी का एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप उसमें से लोन लिए, है ना, तो उसका डिडक्शन, तो उसकी डिडक्शन के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो वैसे ही काट लेंगे, ठीक है। डिडक्शन मेड फॉर पेमेंट ऑफ द फीज एंड कंट्रीब्यूशन पेएबल बाई हिम फॉर द मेंबरशिप, अगर आप किसी ट्रेड यूनियन की मेंबर बनते हैं तो उसकी कुछ फ़ी होती है, तो वो फी तभी काटी जा सकती है जब आप लिख के दोगे कि हाँ ठीक है मैं इसका मेंबर बन रहा हूँ, आप काट लो। तो ये पहला, ये आंसर होगा। डिडक्शन ऑफ हाउस एकोमोडेशन सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर, अगर हाउस दे रहा है तो डिडक्शन कर सकता है, ठीक है। इसके लिए रिटर्न नहीं, आपको घर दिया है तो पैसे काटेंगे, उसके लिए रिटर्न कुछ ज़रूरत नहीं है। डिडक्शन मेड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ, नेशनल रिलीफ फंड या ऐसा कोई फंड होगा, है ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इस फंड में अगर आप कर रहे हो डिडक्शन, तो उसके लिए भी ऑथराइजेशन, ऐसा नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर फंड में आपको ऐसे ही पैसा चल जाएगा। सो बी एंड डी ऐसा है डिडक्शन जिसमें रिटर्न आपकी एम्प्लॉय को देना होता है, तब जाकर डिडक्शन होती है, ठीक है। बाकी सब में तो ऐसे ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर द मिनिमम रेट ऑफ वेज हैव बीन फिक्स्ड अंडर द कोड ऑन वेजेज 2019 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। अब जैसे कि मिनिमम वेजेज हैं तो इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है कितना काम करना है सेक्शन 14 में लिखा है कितने आवर वर्क करना है ना, ओवर टाइम का कैसे मिलेगा, ये रेस्ट का क्या टाइम है, ये सारी चीज़ें फिक्स करेगी। ये हम लोग पढ़े भी थे मिनिमम वेजेज एक्ट में। फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क विच शैल कंस्टिट्यूट ए नॉर्मल वर्किंग डे इंक्लूसिव ऑफ 1 और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल, मतलब कि इतना देर काम करना, बीच में इतनी देर का इंटरवल देना है। प्रोवाइड ए डे ऑफ रेस्ट ऑन एवरी पीरियड ऑफ 7 days, हर 7 दिन पे 1 दिन का रेस्ट, विच शैल बी अलाउड टू एन एम्प्लॉय और टू एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉय एंड फॉर द पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डे ऑफ रेस्ट, और उसका पैसा नहीं काटेंगे वो जो रेस्ट दिए 7 दिन में 1 दिन में। प्रोवाइड फॉर, ठीक है, कोड ऑन वेजेज, प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ वर्क ऑन डे ऑफ रेस्ट एट अ रेट नॉट लेस देन ओवर टाइम, मान लीजिए कि अगर जिस दिन रेस्ट है उस दिन काम करवा रहे हो तो आपको ओवर टाइम रेट में देना पड़ेगा। ओवर टाइम रेट क्या होता है, कम से कम ओवर टाइम रेट क्या होता है, दोगुना, जितना नॉर्मल वेज है उसका दोगुना होता है ओवर टाइम। अगर रेस्ट के दिन काम करवा रहे हो तो आपको दोगुना पैसा देना होगा। सो द रेट ऑफ ओवर टाइम शैल नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम, नहीं 2 times द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। तो आंसर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिक्स सिर्फ ये सब कर सकता है, बाकी ये तो 1.5 times नहीं है, ये 2 times है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(3) ऑफ द कोड ऑन वेजेज 2019
द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय सेट टू बी इसेंशियली इंटरमिटेंट। अब इंटरमिटेंट मतलब डिसकंटिन्यूअस सर्विस, हमने बताई थी ये। तो सेक्शन 33 में लिखा हुआ है कि ये कौन डिक्लेयर करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी डिक्लेयर, है ना। सो व्हेन इट इज डिक्लेयर टू बी बाई अप्रोप्रिएट डिसाइडेड टू बी सो बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इनकरेक्ट हमसे पूछ रहा है व्हेन द डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय नॉर्मली इंक्लूड पीरियड ऑफ इनएक्शन एग्रीगेटिंग ऑफ 50% ऑफ मोर इन ए टूर ऑफ 12 आवर्स ड्यूटी। 12 घंटे की ड्यूटी है, 50% टाइम जो है आप टूर पे हैं, ठीक है। तो आपको जो है सो इंटरमिटेंट बोल देंगे कि मतलब आपको नौकरी है एक दिन का और आप क्या किए कि मतलब कि मैक्सिमम टाइम आप बाहर ही रहते हो, तो उसको इंटरमिटेंट बोलेंगे नहीं, बिल्कुल वो कंटिन्यूस है क्योंकि आप काम से जा रहे हो। तो ये गलत हो गया, ठीक है। सो सेकेंड इज रॉन्ग, तो सेकेंड इज रॉन्ग, तो हमसे रॉन्ग पूछ रहा है, तो ये दोनों तो गया, ठीक है। द डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय normally include the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attention, ठीक है। The period of inaction aggregate to 6 hours or more during 12 hours duty including one period of 1 hour to periods of half an hour of inaction, ठीक है ना। इनेक्शन का मतलब थोड़ा देर काम दे रहे हैं, थोड़ा देर काम नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको मान लीजिए कि 6 घंटे 12 घंटे हैं, है ना, 6 घंटे हो गया, आपको 6 घंटे काम नहीं दिया तो बोलेंगे कि भाई इंटरमिटेंट हो गया, डिसकंटिन्यूअस ड्यूटी हो गई। तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे। तो 2 और 4 गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि बिफोर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विच एक्ट टू केयर ऑफ। तब जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं था तो कौन सा एक्ट जो है सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को देखता था, दैट्स अ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लिएबल टू पे सच कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसको पहले वर्कमैन कंपनसेशन बोलते थे। तो द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लिएबल टू पे सच कंपनसेशन इन द फॉलोइंग, किस केस में नहीं करेगा। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इंजरी होती है, ठीक है ना, तो एक्सीडेंट से, है ना, तो और आप जब एम्प्लॉयमेंट में हो तब, तो उसमें क्या है कि अगर कोई इंजरी होती है जिससे, है ना, 3 दिन तक आप काम नहीं कर सकते हो, है ना, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा होगा तभी होगा। सो फॉर इंजरी दैट डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्सलिजन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 डेज। अब 3 दिन से 1-2 दिन के लिए अगर कुछ इंजरी होती है जिसमें 1-2 दिन में काम चल जाता है तो उसमें कोई कंपनसेशन की बात ही नहीं है। तो ये है। दूसरा, फॉर इंजरिंग नॉट रिजल्टिंग डेथ रिजल्टिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस। अब दारू पी लिए, है ना, ड्रिंक और ड्रग, है ना, कुछ ऐसा, ठीक है ना, एम्प्लॉई जिसने आप ड्रिंक के इन्फ्लुएंस में हो और तब जाकर अगर कुछ अगर होता है तो भी वो लेवल नहीं है। क्लियर। विलफुल डिसोबीडियंस ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी। अब मान लीजिए कि कंपनी कुछ कह रही है कि भैया आपको ना सेफ्टी के लिए ये सब काम करनी है, बट आप कर नहीं रहे हो, है ना, तो उसकी आप जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आपको एक्सीडेंट हो जाती है या कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाती है ना। टोपी पहनने के लिए बोल रहा है सेफ्टी गार्ड और आप पहन नहीं रहे हो, आप सीधे चले जा रहे हो और आपके सर पे कुछ गिर गया, तो उस केस में एम्प्लॉयर लेबल नहीं है, आपको कोई कंपनसेशन नहीं देगा, है ना। तो जो पॉलिसी सिक्योरिटी एडवाइस है ना, कि इस रूम में एंट्री करने से पहले ये चीज़ पहनना है, वो नहीं पहने और कुछ हो गया तो विलफुल इमोबल, जानबूझ करके आपने ऐसा किया या जानबूझ करके आप अपना सेफ्टी डिवाइस को हटा करके कहीं पे आप काम कर रहे हो, तो वो उसमें ये सब केसेज जो 4-5 हैं, उस केसेज में आपको एम्प्लॉयर जो है कोई भी क्या ये नहीं देगा, नहीं लेवल है देने का, ठीक है ना, कंपनसेशन नहीं देगा। तो कौन सा इनकरेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे सही हैं, है ना, ये कोई भी केस में नहीं लेवल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन शैल बी पेड, कितने दिन के अंदर देना है कंपनसेशन जो होगा, एक्सीडेंट जिस दिन होती है उसके 1 महीने के अंदर पूरा पैसे दे देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू पे कंपनसेशन, अगर मान लीजिए कि वो 1 महीने के अंदर नहीं दिया, फिर क्या होगा। तो जो एम्प्लॉय कमिश्नर है उसमें एम्प्लॉय कंपनसेशन का, वो क्या करेगा, वो 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से या जो कॉमर्शियल बैंक का, है ना, और एट सच हायर रेट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम ऑफ द लेंडिंग रेट, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का जो इंटरेस्ट होगा उससे मैक्सिमम नहीं, वो लगा सकता है कि भाई जितने दिन आप नहीं दिए हो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर उसको लगेगा कि सफिशिएंट रीजन नहीं है, ये जो बता रहा है कि तुमने क्यों 1 महीने के अंदर नहीं दिया, वो आप सफिशिएंट रीजन नहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो उस एरियर, है ना, जो पैसा देना है प्लस इंटरेस्ट और उसके अलावा 50% ऑफ उसका अमाउंट का पेनाल्टी भी कर सकता है। जो अमाउंट होगा, है ना, जो अमाउंट नहीं दे रहा है उसके 50%
पेनाल्टी भी कर सकता है। तो मे इम्पोज बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, एनी क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 द कमिश्नर शैल डिस्पोज द मैटर रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन। कितने दिन के अंदर डिस्पोज कर देना है मैटर? अगर कोई कमिश्नर के पास जाता है तो सेक्शन 25 कहता है, सेक्शन 25A कहता है कि कमिश्नर शैल डिस्पोज ऑफ द मैटर, जो भी कॉम्पनसेशन के रिलेटेड मैटर होगा 3 महीने के अंदर, जिस दिन उनके पास कोई ये आता है, और वो डिसीजन एम्प्लॉय को भेजेगा। सो विद इन 3 मंथ उसको सॉल्व करना है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एक्ट के शेड्यूल 2 में क्या है। अब देखिए, लिस्ट ऑफ इंजरी डीम्ड टू बी रिजल्ट इन परमानेंट, कौन सी इंजरी है जिससे कि आपको मान लिया जाएगा कि आपके पूरी तरह से डिजेबल हो गए हैं, ये शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिस्ट ऑफ कौन कौन से ऑक्यूपेशनल डिजीज होंगे, वो लिस्ट वो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन कौन से पर्सन आते हैं, वो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। हमसे शेड्यूल 2 पूछ रहा है, आंसर ये होगा। और जो फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है जो पेमेंट मिलती है कंपनसेशन, एज फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, वो शेड्यूल 1 में फैक्टर पूरी लिखी हुई है। ठीक है ना, बहुत बड़ी लिस्ट है। इस एज का होगा तो ये फैक्टर में मल्टीप्लाई होगा, है ना, कंपनसेशन में। ये आपको एक्सप्लेनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स एंड क्रिमिनलाइज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23, 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एंड क्रिमिनलाइजेज ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर को क्या कहते हैं, प्रोहिबिट्स करता है। तो ये आंसर हो जाएगा। एक इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 भी बना था, जिसमें जो है सो ट्रैफिकिंग के लिए, ट्रैफिकिंग फॉर कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग को भी प्रोहिबिट किया था। और जो आईपीसी है उसके सेक्शन 370 और 378 में भी कॉम्प्रिहेंसिव पूरी दी हुई है कि कैसे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 एक्ट हैं, 3 चीज़ें हैं। अब क्या है, द एम्प्लॉइज ऑफ विच ऑफ द एबव कैन हैव द सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। अब इस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है, ये आई थी ESIC एक्ट, कब आई थी? 1948 में। इसमें किस किस की बेनिफिट है? सिकनेस, डिजेबलमेंट, है ना, डिपेंडेंट्स के बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट। तो ये कहाँ कहाँ है? तो ये अप्लाई होती है होटल्स में, है ना, होटल्स में, ठीक है ना, फैक्ट्रीज होटल में, रेस्टोरेंट में, होटल्स रेस्टोरेंट में होती है, रोड ट्रांसपोर्ट में होती है, ठीक है, इसके बाद आपको सिनेमा में होती है, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट में होती है ना, शॉप्स होती हैं, एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी होती है। ठीक है, तो ये सब जगह पे ये कवरेज होती है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का। ठीक है, सो द आंसर इज बी। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो क्वेश्चन था, ये पूरी आपको एक्ट में लिखी हुई है। अब एक स्कीम चली थी कुछ दिन पहले, डोनेट अ पेंशन। ठीक है, ये इनिशिएटिव किसने किया था? ठीक है, सो कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितने चीज़ें स्कीम पढ़नी है, तो लेबर मिनिस्ट्री की जितनी भी स्कीम है वो आप पढ़ लेना, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी स्कीम है आप पढ़ लेना, ILO के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, डायरेक्टर जनरल वगैरह, और जो आपको लेबर पे जो भी पूरे वर्ल्ड में कुछ चल रहा है तो उसको थोड़ा एक बार देख लेना। सो डोनेट अ पेंशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, और इसमें क्या था कि जो आपको प्रधानमंत्री एक लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, तो उस ये 2019 में लॉन्च की गई थी। उसमें क्या था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उसमें 18 से 40 वर्ष के लोगों को कि 15,000 तक मतलब कैसे कमाएंगे, तो उसमें क्या था कि 55 रुपये से 200 रुपये तक, 55 रुपये से 200 रुपये तक की आपको देनी थी कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एज, जितनी जिसकी ज़्यादा एज होगी उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, और जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे तो मिनिमम गारंटीड 3,000 रुपये महीने का पेंशन मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में था। अब ये जो डोनेट योर पेंशन लॉन्च किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके ड्राइवर हैं, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके कोई वर्कर्स हैं, जो माली हैं, हेल्पर्स हैं, जो सपोर्ट स्टाफ हैं, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें था कि आप अगर उसके बदले में आप पैसा देते हो 1 साल का, है ना, ठीक है, तो आप इसका मतलब कि आप पैसा दे रहे हो तो इस जो आपके वर्कर हैं, है ना, उसको जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ आपको मेड काम करती है ना, कोई भी काम करता है तो वो इसमें जुड़ा हुआ है, तो अगर उसको हम इस प्रधानमंत्री श्रम योगी, हो सकता है कि ये कैपेबल ना हो 55 रुपये और 200 रुपये देने में, प्रीमियम देने में,
लेकिन आपके अंदर काम करती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके फ्यूचर के लिए आप 55 रुपये 200 रुपये कंट्रीब्यूट कर दो। समझ में आ गया? सो ये था डोनेट क्या था? डोनेट अ पेंशन। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हो बट पैसे इसको मिलेगी, है ना, क्योंकि ये आपके लिए आज आपके लिए आज काम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डोनेट अ पेंशन। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ILO के बारे में क्या क्या है। तो अब ILO के बारे में हम सब कुछ बात करते हैं। ILO एक UN एजेंसी है ना, जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उस पर बात करती है। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, है ना, उसके तहत आया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो 1919 में हुआ था, वर्ल्ड वार 1 के बाद में, है ना। ठीक है, और ये अंदर लीग ऑफ नेशन के अंदर में है। सो इट इज़ फाउंडेड इन 1919 अंडर द लीग ऑफ नेशन। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN। बिल्कुल सही है। ILO में 187 मेंबर हैं, 186 जो मेंबर हैं जो 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, और एक कुक आइलैंड है, तो 187 हो गए। जो इसकी हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी 40 फील्ड ऑफिस भी है। इंडिया में इसकी जो पहली ILO ऑफिस बनी थी वो 1928 में 1928 में बनी थी, ये नई दिल्ली में है। ILO को एक बार नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था 1969 में, नोबल पीस प्राइज़ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मिला था। और ये ओनली ट्रिपैराइट UN एजेंसी है। ट्रिपैराइट का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कौन कौन है, गवर्नमेंट के भी लोग हैं, है ना, एम्प्लॉयर के लोग हैं, और वर्कर्स के लोग सारे रहते हैं। सो दिस इज द ओनली ट्रिपैराइट UN एजेंसी। तो आपको ये तीनों सही हैं, तो आंसर क्या हो गया 1, 2 एंड 3। बाकी हम और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ रिपोर्ट टाइटल्ड वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड, है ना, कितना काम करते हैं, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है, ये रिपोर्ट किसने बनाई है? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। ठीक है, वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड। ये फर्स्ट एवर ILO ग्लोबल रिपोर्ट है जो वर्किंग टाइम पे फोकस कर रहा है कि कितने लोग देर काम करते हैं, है ना, और उससे कितना देर काम करते हैं उससे वर्क लाइफ पे क्या है। कोई 8 घंटे करते हैं तो उसकी वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, और बाकी जो है उसकी क्या है। ठीक है ना, ठीक है, जो 6 लोग घंटे करते हैं उसकी क्या है। तो ये आपको रिपोर्ट पता रहना चाहिए किसने किया था। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसको निकालता है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही निकालता है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और भी एक रिपोर्ट निकालता है, वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, है ना, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ठीक है, और ये अभी 2022-23 में एक रिपोर्ट निकाली थी, एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। तो अगर आपको याद होगा, वर्ल्ड का एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ILO निकालती है, और एशिया पैसिफिक मतलब सिर्फ एशिया पे फोकस किया था, है ना, एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, तो ये ही निकालता है, ILO निकालता है। ठीक है, कि ग्लोबल वेज सिनेरियो क्या है, एम्प्लॉयमेंट की सिनेरियो क्या है ना। अब ये क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPFO के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात है। क्या ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है? EPFO जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बिल्कुल नहीं। EPFO जो है वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश विद द पासिस ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। बिल्कुल, ये जो पास हुआ था ये बना था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 से, और ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? मैनेजिंग प्रोविडेंट फंड। इंडिया में प्रोविडेंट फंड को मैनेज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट होती है दूसरे कंट्रियों से, है ना, उसकी भी मैनेज यही करता है। सो 2 ओनली इज द आंसर। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ई श्रम पोर्टल। अब एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। नहीं, ये नीति आयोग का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की इनिशिएटिव थी। अब इसमें क्या था कि एक नेशनल डाटाबेस बनाना था। ठीक है, इट इज़ यूज टू इनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डाटा ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज वर्कर, जो माइग्रेंट्स वगैरह थे उनके, और उनको देना एक UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो उससे पता चलेगा क्या होगा कि सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर स्कीम जो होगा, जो ऑर्गेनाइज वर्कर है, जैसे मतलब स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर हैं, उसको खोजना, आइडेंटिफाई करना, और उनको जो सारी जो है सो वेलफेयर की व्यवस्था देनी। ठीक है, ये कोविड के बाद हुई थी, है ना। सो द आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीरियोडिक लेबर सर्विस। ये भी आपको याद रखना है, और अभी का नया डाटा भी आप एक बार पढ़ लेना इसको, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सो ये कौन निकालती है? तो पहले तो ये NSO निकालती है। ठीक है,
इट वॉज डिजाइन विथ टू मेजर, इसकी दो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है और अनएम्प्लॉयमेंट की। सो द मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये स्टार्ट हुई थी 2017 में लॉन्च की गई थी। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। अब ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन, इस साल जो PFLS 2021-22 आई थी उसमें क्या उस रिपोर्ट के बारे में है। सो एग्रीकल्चर हैज़ द हाईएस्ट एस्टिमेटेड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वर्कर्स फॉलोड बाई मैन। सबसे ज़्यादा फीमेल वर्कर जो है सो एग्रीकल्चर में है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, ये अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये रिपोर्ट है ना, तो अब देख लीजिए, इसमें मेल 38% है और फीमेल 62.9% है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फीमेल में एग्रीकल्चर वर्कर फीमेल कौन है, फीमेल में है ना, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फीमेल वर्कर है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में है। क्लियर, तो ये पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। मैन्युफैक्चरिंग हैज़ द हाईएस्ट एस्टिमेटेड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल वर्कर्स फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन। मेल का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, मेल का भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में है। सो मैन्युफैक्चरिंग हैज़ द नहीं, एग्रीकल्चर हैज़ द हाईएस्ट एस्टिमेटेड परसेंटेज। सबसे ज़्यादा जो वर्कर है वो एग्रीकल्चर, मेल का भी वर्कर में है ज़्यादा है और एग्रीकल्चर में फीमेल के भी वर्कर ज़्यादा है, और मेल और फीमेल की भी कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर में फीमेल की ज़्यादा है। सो द आंसर इज 1 only। ये डाटा है आपका। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल। जितना हम लोगों को करना था हमने किया है। लास्ट में हमने कोड ऑन वेजेस के भी क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं जो कि आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो कुछ करंट अफेयर्स पे भी बेस्ड हैं, और करंट अफेयर्स में तो हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज के थे हम लोगों ने अराउंड 200+ क्वेश्चन जरूर किए होंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है कि आप इसको रिवीजन करें। जिनको एक्ट देखनी है, बेयर एक्ट, वो भी आपको दी हुई है तो उसको देखें। हम लोग ये लास्ट क्लास है इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज का। नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, अगर आपको PDF आपके पास है, सारे तीनों PDF हैं, आपको क्या करें, ठीक है, वो PDF आप रिवाइज करते रहें कंटिन्यूसली। PDF से ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो एक्सप्लानेशन हमने की है उसको रिवीजन करें। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत होती है तो वीडियो को आप ट्वाइस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो देखें, लाइव देखें और कोर्स को कंप्लीट करें। और इसके बाद अगर मुझे कुछ लगेगा कि कुछ डेवलपमेंट, जैसे कि कहीं पे कुछ एरर होगी या कहीं पे अगर कुछ नया चेंज होगा या कुछ और मुझे अगर करानी होगी तो मैं अनाउंस कर दूंगा। कोड ऑन वेजेज, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक्ट, और इसका EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्ट है। ठीक है, तो ये तीन जो हैं, ये तीन हमारा जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, इसमें से हम लोग को थोड़ा बहुत देखना है। तो वो हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज की एक लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें वो हम लोग कवर करेंगे। उसमें 2 वीडियो हमारा बचा हुआ है, वो 2 वीडियो। अब इसमें जो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज वाली जो वीडियो है हमारी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, तो वो जो है उसमें 18 वीडियो, बट आपको 18 देखनी नहीं है, आपको बस 9 देखनी है। ठीक है, जो एक्ट है सिर्फ देखनी है, उसकी हर एक्ट के बाद हमने एक PYQ उसको सॉल्व किए हैं, तो वो एक्चुअली हम लोग PYQ कल ही सारे कर लिए हैं। तो आप सिर्फ एक्ट अगर आप देख सकते हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है कि आपको गारंटी ये ली नहीं जा सकती है कि अब सारे क्वेश्चन जो है सो यहीं से आएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। UPSC है, जो लोग पेपर दिए होंगे UPSC का उनको पता होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर इस सारी चीज़ें करके जाते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज में, मुझे ऐसा लगता है कि जो 9 वीडियोज़ हैं, 1-2 वीडियो और आएंगे, 10-11 वीडियो वो, और ये जो 3 क्लास हुई है, दैट्स उतना सफिशिएंट है कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपना ब्रेन लगा सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि एक्ट क्यों आया है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर इस पर क्वेश्चन आपके नहीं वहाँ पे बनेंगे तो आप समझना कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 8, 10, 15, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछते हैं उस इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज पे। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर टॉपिक पे ध्यान दें, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी व्यू में, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप पेपर दे के आएंगे बोलेंगे सर नहीं पूछा, वो ऐसा नहीं है। ये जितना है वो मोर देन इनफ है। जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना, लेबर वेलफेयर के बारे में, उनके लिए दैट्स मोर देन। इतना को भी रिटेन करना, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, आप तो सारी एक्ट ले लो, labor.gov.in पे सारी एक्ट पड़ी हुई है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इसको सारे क्यों कर लोगे। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करनी है और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आप ये 9 वीडियो देख लो और इसको आप जो है 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करो। मैंने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज इसीलिए लिया है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग 3 दिन अकाउंटेंसी करेंगे
और इसमें अगर कुछ मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ पढ़ानी ज़रूरी है तो मैं छोटी छोटी वीडियो 1-2 निकाल दूंगा। बट दैट्स द एंड ऑफ ऑफिशियली जो 30 डेज रिवीजन प्लान है, उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल लॉज को आज कंक्लूड करते हैं। आप देख लो आज की कोट क्या है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। बस खाली सोचना नहीं है कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, यू हैव टू वर्क। और वर्क नहीं हार्ड, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इतना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा भी ब्रेन लगा करके अगर आप इस सारी चीज़ों को विथ एक्सप्लेनेशन, आई एम ऑलवेज सेइंग क्वेश्चन रिपीट नहीं भी कर सकता है, बट आपको पैटर्न सेम रहेगा या उसी एक्सप्लेनेशन से कहीं से आएगा, ठीक है ना। अब लेबर वेलफेयर थ्योरी में हमने सारी पढ़ी है ना, वेलफेयर के प्रिंसिपल हमने 5 पढ़ी है, क्वेश्चन तो हम एक ही बनाया है, बट आपको उस 5 में से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर ही पाओगे, अगर यूपीएससी एलिमिनेशन हटाती नहीं है तो, मोस्टली नहीं हटाएगी, ठीक है। सो ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अकाउंटेंसी। जो लोग अकाउंटेंसी में एकदम जीरो हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।